गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह, क्लास के साथ वीडियो भी, और दोनों तरफ से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने 2 वीडियो बनाए पेपर 3 के, ये पेपर 1 है तरंग आपका। तो इस तरह के छोटे छोटे मतलब मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको जो पेज दे दिया हूँ उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके, और जो नंबर है वो भी आप अच्छा ले सकें। और एक तो नई सूचना आपको देनी थी कि 10 से 3 अब आपका स्कूल भी हो गया है, और इसको भी मैंने आपके ग्रुप में दिया था मैसेज में। आइए देखते हैं तरंग क्या है। तो तरंग का यहाँ आपको कक्षा 12 में सिर्फ तरंग का अध्यारोपण समझना है। तो अध्यारोपण क्या मतलब है कि किसी माध्यम में बहुत सी तरंगें चल रही हैं, तो बहुत एक दूसरे को तो प्रभावित बिना किए ही चलेंगी। जैसे ट्रक चल रहे हैं रोड पे, और उनके गुणधर्म भी अलग अलग होंगे, कार भी होंगी, ट्रक भी होगा, तो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे। और इसे आप व्यवहार में देखें तो संगीत में आप सुन सकते हैं इन तरंगों को। तो ये अलग अलग वाद्य यंत्रों से जो निकलती हैं और फिर एक ध्वनि बनती है, तो अलग अलग पहचान लेते हैं हम कि ये बांसुरी है, ये हारमोनिया है। तो इसी को हम जो है अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और किसी भी क्षण जो है विस्थापन दोनों तरंगों के कणों का जो है सदिश योग के बराबर होता है। और इस प्रकार के लिए इनका ये लेजर और प्रघाती तरंगों पर इसका नियम लागू नहीं होता, तरंग का अध्यारोपण। और ये इसके प्रकार अगर आप देखें तो व्यतिकरण पूछता है आपसे, व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, विस्पंद क्या है, इसकी शर्तें क्या होती हैं। तो सिंपल सी बात है, व्यतिकरण जो होता है 2 तरंगों का व्यतिकरण होगा। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम से कहीं कहीं परिणामी तीव्रता ज़्यादा होगी। तो जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ संपोषी कहेंगे, और जहाँ कम होगी वहाँ विनाशी कहेंगे। और या नगण्य होगी, कम होगी, तो उन्हें विनाशी कहेंगे। अब संपोषी के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी कि 2 तरंगों के बीच कालांतर शून्य हो, दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य हो। ये एक छोटा सवाल आपका आएगा, निश्चित आएगा। व्यतिकर तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है, इनकी शर्तें क्या होती हैं, संपोषी क्या है, विनाशी क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। विवर्तन है, विवर्तन क्या है भाई? तो अविनाशी के लिए भी वही 2 तरंगों के बीच कालांतर फाई का विषम गुणक हो, और उनके बीच जो है अनुदैर्ध्य तरंग जो है पथांतर λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए। अब चलिए, विवर्तन बाद में। प्रकाश का तरंगों में भी यदि समान आवृत्ति और समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगे जो एक ही स्रोत से अगर निकली हैं, तो आप देखेंगे कि परिणामी तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। 2 परिणामी तीव्रता विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग से भिन्न होगी। तो कुछ पर अधिक होगी, कुछ पर एकदम अंधेरा होगा, शून्य होगी। तो इसी को तरंगों का व्यतिकरण भी कहते हैं। प्रकाश की इस प्रकार की घटना, तरंगों का व्यतिकरण प्रकाश तरंगों का कहलाता है। और यंग साहब ने इसको, ये चित्र आप देखें तो इन्होंने देखा इसको एक छोटे से छिद्र से पास किया, तो तरंगे जो हैं कई जगह से अपनी मुड़ भी गई, और वहाँ पर अंधेरा रहा। और देखिए, अदीप्ति पट्टी और दीप्ति पट्टी, तो मतलब का जो दिखा और कहीं वो मुड़ गई, नहीं दिखा। और कुछ इन्होंने प्रयोग किया और रेखा छिद्र द्वारा, तो इस तरह से इन्होंने इसको सिद्ध किया कि जो है प्रकाश का व्यतिकरण क्या हो जाता है, कहीं कहीं लगभग शून्य हो जाता है। तो प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। और उसके बाद इसमें अगर हम और भी देखें अपना, कम से कम मान लीजिए 20 नंबर के लिए देखें, तो प्रकाश में इसकी शर्तें क्या होती हैं व्यतिकरण की। तो 2 प्रकाश शुद्ध कालाबद्ध होने चाहिए, और उनकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य बराबर हो, एक ही दिशा में चलते रहें, तो ये होना चाहिए। और एक बड़ा अच्छा सवाल आता है, एक आयाम तरंग का, और जो आयाम होता है ये ऊपर वाला, ये आयाम और तीव्रता, इसमें संबंध होता है I1/I2, A1 स्क्वायर बटा A1 A2 स्क्वायर।
तो या इसको हम A1/A2 को इसको कर दे तो ऐसे। ये सूत्र जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट सूत्र है। इस पर एक सवाल आता है कि तरंगों की तीव्रता 25/16 है, तो तीव्रता 25/16 है, तो अगर इसका करणी कर दीजिएगा तो 25/16 है, तो आयाम का अनुपात 5 और 4 होगा। ये निश्चित सवाल आता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप देख के चलिएगा कि तीव्रता इतनी है तो आयामों का अनुपात क्या होगा। तो ये अक्सर पूछता है 1 नंबर 2 नंबर में। और आगे हम अगर देखें तो तरंगों में व्यतिकरण की ऊर्जा विनाशी वालों से स्थानांतरित होकर समपोषी वाले स्थानों पर पहुंचती है। तो ये छोटे छोटे 1 नंबर क्वेश्चन हैं। तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए वैसे ही आएंगे और शर्तों को लिखते हुए। और इसके अंदर व्यतिकरण के सिद्धांत को समझा दीजिए, बड़ा अगर क्वेश्चन 4 नंबर हुआ तो। और उसके साथ तो इसको भी आप लिख सकते हैं। विवर्तन देखते हैं, विवर्तन क्या होता है चुपचाप कि एक आंशिक रूप से अगर कोई भी प्रकाश इसके अंदर आप डालेंगे तो आंशिक रूप से वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। किसी छिद्र में आप डालेंगे तो आंशिक रूप से मुड़ जाता है छिद्र के किनारे से, तो इसी मुड़ जाने की क्रिया को हम विवर्तन कहते हैं। और इसके जो है छिद्रों से गुजरने पे केवल सीधी ही नहीं जाती, कुछ मुड़ भी जाती हैं, तो इसी घटना को हम विवर्तन कह लेंगे। और जैसे प्रकाश तरंगों, ध्वनि तरंगों आदि में देखने को ये मिलती है, प्रकाश में भी मिलती है। और देखिए ये मुड़ने की घटना प्रकाश विवर्तन कहलाती है। इस तरह से मुड़ जाती है, बीच में आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। और विवर्तन के 2 वर्ग हैं, जैसे एक फ्रेजनल विवर्तन है और फ्रॉनहोफर है। तो फ्रॉनहोफर दोनों ही अनंत दूरी पर होते हैं। इसका आपतित तरंगाग्र समतल होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन का। और इसमें हम एक अच्छा जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आ जाता है कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होता है। तो व्यतिकरण 2 कलाबद्ध स्रोतों से है और विवर्तन एक ही तरंगाग्र से है। और अदित फ्रिंज की तीव्रता 0 या बहुत कम अंधकार भी हो जाता है, लेकिन इसमें 0 नहीं होता है। और व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, इसमें लगातार घटती बढ़ती रहती है। छोटा चैप्टर है। और विस्पंद को भी आप समझ लीजिए कि जब 2 बराबर आवृत्ति की ध्वनि तरंगे एक साथ उत्पन्न की जाती हैं तो उनके अध्यारोपण से जो ध्वनि निकलती है वो एक ही स्थान पर बारी बारी से घटती बढ़ती रहती है। तो ध्वनि की तीव्रता के इस बढ़ाव घटाव को हम विस्पंद कह लेते हैं, और उसे विस्पंद आवृत्ति भी कहते हैं। तो बस ये भी एक आसान सी चीज़, आप विस्पंद भी समझ लें, विस्पंद पूछता भी है। और विस्पंद का उपयोग अगर आप देखें तो इसका बाजाओं में होता है। अक्सर आप बैंड बाजा बजते हुए देखते होंगे, तो 2 बाजों की आवृत्तियां बिल्कुल एक समान करने की क्रिया को समस्वरण कहते हैं। तो बाजा का समस्वरण जो है, जैसे एक भोंपू बजा रहा है, कुछ और बजा रहा है, तो अक्सर बाजे में तो एक जैसा हो जाता है, तो उसको एक आवृत्ति का, तो उन्हें समस्वरण कहते हैं। तो इसका उपयोग यहीं पर अक्सर देखने को मिलता है। और व्यतिकरण से इसका अंतर भी होता है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें दोनों ध्वनि व्यतिकरण में पूर्णतः समान होती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ इसमें समान होती हैं, और इसमें अंतर होता है विस्पंद में। और एक ही बिंदु पर कालांतर समय के साथ बदलता है, इसमें कालांतर स्थिर रहता है। ऐसा एक छोटा सा अंतर भी है। ये भी चैप्टर आपका लगभग ही वही, विस्पंद क्या है, आवश्यक शर्तें क्या हैं, विस्पंद बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, तो ये भी इसमें है। आपको हम पेज में दे देते हैं कि उतार चढ़ाव होना चाहिए, और इसमें जो शर्त है वो उसको भी आप देख सकते हैं। मैं इसमें पेज में दे दूँगा, आप इसको पढ़ लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। और इसका उपयोग भी बहुत अच्छा है, खानों में गैस का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं। इसमें छोटा ही चैप्टर है ये। और प्रोग्रामी तरंगें क्या होती हैं, तो वही जो आपको मैंने बताया कि बद्ध माध्यम है। बद्ध माध्यम जैसे सितार में तार है लगा हुआ, आप उसको बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो नली से
तो उसके जो तरंग निकलती हैं वो बद्ध माध्यम से निकलती हैं। तो ये दो तरह की, कोमल और कठोर, दो तरह से होती हैं। तो इसे ही हम अप्रगामी तरंगे कहते हैं। और आगे भी इसको आप अच्छी तरह से और देखना चाहें तो अप्रगामी वही कि जब किसी बद्ध माध्यम में सभी प्रकार की अनुदैर्घ्य अथवा दो एक जैसी अनुप्रस्थ तरंगे एक ही चाल परंतु विपरीत दिशाओं में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से एक नई तरंग उत्पन्न जाती है, जैसे बांसुरी में। तो उस माध्यम से प्रतीत होता है नई तरंग जो है अप्रगामी तरंग आपकी कहलाती है। तो इसके बनने के लिए शर्त भी है कि इसका माध्यम सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक परिसीमा होनी चाहिए। ये माध्यम बद्ध होना चाहिए और बद्ध माध्यम का होना आवश्यक है। निस्पंद एवं प्रस्पंद क्या है? तो अप्रगामी तरंग की मुख्य विशेषता है कि कुछ बिंदुओं पर कुछ अस्थायी रूप से विराम अवस्था में रहते हैं और विस्थापन उनका शून्य होता है, तो इसे निस्पंद कहते हैं। और बिंदुओं की अपेक्षा अधिकतम रहता है माध्यम की, और कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो सदैव अपने बिंदुओं कारण विस्थापन अधिकतम इनका विस्थापन रहता है, तो इन बिंदुओं को हम प्रस्पंद कह लेंगे। तो विराम अवस्था में रहेगा तो निस्पंद और अधिकतम रहेगा तो प्रस्पंद। तो ये अप्रगामी तरंग में ये भी पूछ लेता है आपसे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है। और 10-15 मिनट बहुत होता है। इसकी विशेषताएं यही है कि ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि मध्य, इसकी विशेषताएं बद्ध माध्यम चाहिए, और इसमें प्रस्पंद और विस्पंद होता है, और ये इनकी विशेषताएं हैं। तो ये भी आपका लगभग है। ध्वनि के मूल स्वर क्या हैं? तो वही संगत स्वर, किसी ध्वनि को अलग अलग तरीक़ों से कंपित कराया जाए, ध्वनि स्रोत को कंपित कराने की तरह कंपन विधा कहलाती है। ध्वनि स्रोत के कंपन की अलग अलग विधाओं को अलग अलग आवृत्तियों से उत्पन्न करने से, तो सबसे कम वाली आवृत्ति होगी वो तो आपकी मूल हो जाएगी, और इससे निकला हुआ स्वर मूल स्वर कहा जाएगा, जैसे अ आ ई ऊ होता है। और अधिक आवृत्तियों के संगत स्वर जो है आपके अधिस्वर कहलाएंगे। किसी ध्वनि स्वर से ध्वनि में उपस्थित जो है आवृत्तियाँ मूल आवृत्तियों के यथार्थ अपवर्त होती हैं, सन्नादी कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं आपकी किसी ध्वनि स्रोत से मूल स्वरक या अधिस्वरक की आवृत्तियाँ हार्मोनिक श्रेणी में होती हैं, तो सभी स्वरक को सन्नादी कहते हैं। तो मूल स्वरक हमेशा प्रथम सन्नादी कहलाता है, मतलब पहला सन्नादी तो मूल स्वरक ही रहेगा। तो यदि ध्वनि स्रोत से अलग अलग, जैसे 256 है, 300, 512, 300 इतना नंबर है, इसके आगे आपको लिखना है तो 256 गुणे 1 देखिए 512 है, उसके बाद दूसरा है, तो अलग अलग करके 1024 है, तो ये 4 नंबर पे आवृत्ति वाले सन्नादी स्वर होंगे। और अलग वाले मूल स्वर पर पहला इसमें जो होगा सन्नादी प्रथम होगा, और 515 वाला जो है आपका द्वितीय सन्नादी होगा, और ये तीसरा वाला आपका ये जो है आपका ये तो मूल हो गया, और ये तीसरा वाला तृतीयक सन्नादी हो जाएगा। तो एक उदाहरण के रूप में भी आप इसको समझ सकते हैं कि प्रथम सन्नादी कौन होगा, दूसरा सन्नादी कौन होगा। आप वीडियो रोक के पॉज करके आप उसको समझ लीजिए। मैं इसको पेज पे ऐसे भी होल्ड कर सकता हूँ, ये होल्ड कर लिया, तो आप इसको रोक के आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और एक छोटा सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आगे हम देखते हैं कि कोई डोरी तनी हुई हो तो उसमें V = करड़ी में T टेंशन बटा M डोरी का द्रव्यमान। तो इस तरह से आप चित्र बना के तो इनके बीच की दूरी L मान लीजिए, λ/2 एक छोटा सा ले लेते हैं, और मूल आवृत्ति तो आधार पे कसा हो खींच के छोड़ दें तो आप उसकी चाल निकल जाएगी। तो V = N लैम्डा, तो V = N लैम्डा जब चाल मिल जाएगी तो आवृत्ति मूल उसकी आपको मिल जाएगी V = N लैम्डा से। V बराबर चाल, N बराबर N आवृत्ति, और लैम्डा मतलब तरंग का
एक साइकिल जो आप पैडल मारते हैं वही एक साइकिल चली गई दूरी। तो प्रति सेकंड इसमें स्वर मापी का अक्सर पूछता है, स्वर मापी क्या है। इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका चित्र मिल्डी का प्रयोग का आपका एक चित्र बनाने का मैंने पेज में दिया है। मिल्डी का प्रयोग जरूर पूछ लेता है फर्स्ट पेपर में। कुंडली को भी पूछता है, ये वीडियोज़ में भी है। कुंडली और स्वर मापी ये 7-8 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं पेपर 1 में क्लास 12 के लिए। और वही देखिए बद्ध माध्यम क्या है और प्रोग्रामिंग के शर्तें लिखिए तरंग बनने के लिए। और बहुत बड़ा सवाल हुआ तो वही मिल्डी का प्रयोग और कुंडली का सचित्र वर्णन, ये निश्चित आने वाले जैसे सवाल हैं। इनको आप ज़रूर चित्र और इसको समझ लीजिए क्लास में भी और इससे भी। इससे तो नहीं है, क्लास में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तो क्लासेस चल रही हैं 10 से 3 आपकी, आज तो पेपर में भी है तो इसको समझ सकते हैं आप। और छोटे मोटे सवालों में और लास्ट तो वही आपका डॉपलर का है। मैंने आपको बार बार बताया है कि आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं तो जब कोई आदमी मतलब आपके पास आता है या आपसे दूर जाता है तो आवृत्ति घटती बढ़ती प्रतीत होती है। इसी को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इन्होंने 1842 में इसकी खोज की थी। और इसमें जब ध्वनि स्रोत मान लीजिए ट्रेन जो है आपके पास आ रही है और आप खड़े हैं तो ऐसी दशा में इसका व्यंजक जो है बताइए। तो यन डैश जो आवृत्ति आपको सुनाई देगी आभासी आवृत्ति यन अपान वी ये श्रोता की मतलब चाल है वी और वी, तो ये उसकी स्रोत की चाल है। तो इस तरह का व्यंजक आपको हमने बताया था। और प्रकाश में भी डॉपलर का सिद्धांत पर भी आपको होता है, प्रभाव पड़ता है। और इसमें भी आभासी आवृत्ति जो है तरंग दैर्घ्य घटती बढ़ती प्रतीत होती हैं। और अगर इसका उपयोग देखिए तो विमान और पनडुब्बी का वेग ज्ञात करने में और कृत्रिम उपग्रह के ज्ञात करने में और तारों का पता लगाने में उनका वेग पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है डॉपलर प्रभाव का। विश्व प्रसार संबंधी मतलब ये है हब्बल साहब की दी हुई विश्व प्रसार सिद्धांत कि विश्व में 10 लाख मंदाकिनियाँ हैं और इससे जो है बहुत तेज़ी से हमसे दूर भाग रही हैं। तो ये सिद्धांत जो है हब्बल का नियम V=H/R दिया था। R मंदाकिनियों की दूरी है, मंदाकिनियाँ गैलेक्सी को हम लोग कहते हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। और V आपका मंदाकिनियों की दूर भागने का वेग है। तो इसे हब्बल का नियम कभी कभी पूछता है और ये जो है निश्चित पूछेगा, इस बार ज़रूर पूछना चाहिए। तो हब्बल का नियतांक क्या है और विश्व प्रसार सिद्धांत क्या है या हब्बल साहब का नियम क्या है। और वही चीज़ बिग बैंग सिद्धांत क्या है वर्तमान में, मतलब पहले हमारा भूतकाल में गोला के रूप में था, 10⁻12 केल्विन ताप था और फिर उससे अखंड विखंडित हो गया चारों ओर मंदाकिनियाँ गैलेक्सी जो है यही बिग बैंग का सिद्धांत रहा। तो इसी को हब्बल साहब ने बताया कि मंदाकिनियाँ भाग रही हैं हमसे दूर। इस बारे में यहीं पर आपका ख़त्म होता है पेपर 1। और वही डॉपलर का प्रभाव से आप क्या समझते हैं उसके परिभाषित करिए। डॉपलर का अर्थ क्या है विस्थापन बताइए, उसका प्रयोग बताइए पनडुब्बी वाला। तो यही सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है और इस बार 6 नंबर भी आपको मिलेंगे। दूसरा पेपर भी हम क्लास 12 का इसी तरह से 15-20 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे क्योंकि हम लोग को इसमें ज़रूरत भी है क्लास 12 के छात्रों के लिए। और क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें भी पढ़ लेंगे। एक छोटा सा एक चीज़ और बताना मैं चाह रहा था, 20 मिनट पूरा कर ही लिया जाए क्योंकि पूरा एक पेपर 1 आपका कंप्लीट है। इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व आपसे पूछ देता है कि क्या है, तो मनोरंजन के क्षेत्र में उद्योग के क्षेत्र में अर्थिंग क्या है ये भी पूछ लेता है आपसे। पाइप इलेक्ट्रोड से आप जो घर में कोयला और वो नमक डाल के और रेत बालू बनाते हैं तो वो अर्थिंग भी आपसे पूछ लेता है। और आप जो है कृत्रिम श्वास देने का जो प्राथमिक उपचार, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन। आग जो है, आग का वर्गीकरण अगर करेंगे तो जो है आग कागज़ से और
जो है ज्वलनशील तरल पदार्थ से, स जो है विद्युत सर्किट से, और द 4 भाग में आग का वर्गीकरण किया गया है। ये मैग्नीशियम पाउडर वगैरह से लगती है, भड़कती है। तो आग का वर्गीकरण ये यहीं ख़त्म करते हैं छात्रों, और क्लास की तैयारी 10 से 3 अब क्लास चलेंगे, और क्लास में ज़्यादा पढ़ा जाए तो आप इसको, इसी वीडियोस को वहाँ क्लियर कर लें। आप क्लास में 12 के जो बच्चे हैं वो आराम से आ सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं 10 से 3 और क्लास में, और अपने जो प्रैक्टिकल्स हैं, और 11 के छात्र भी अपना प्रॉपर वे में अपने जो आ ही रहे हैं अपना आते रहें। और एनसीसी भी चल रही है, तो प्लीज़ मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। ज़्यादा मैं समय नहीं लेना चाहता। ये पेपर 1 आपका कक्षा 12 के लिए, यही 70% आपका कोर्स है पेपर 1 के लिए।